दोस्तों, वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका। लेकिन अगर आज वॉरेन बफेट जवान होते तो शायद उनका कोट होता, नेवर बेट अगेंस्ट इंडिया। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसे अर्थशास्त्री द गोल्डन डेकेड कह रहे हैं। 2030 तक भारत की कहानी सिर्फ जीडीपी नंबर्स की नहीं है, यह कहानी है ट्रांसफॉर्मेशन की। सोचिए, एक ऐसा देश जो पहले सुई यानी नीडल भी इंपोर्ट करता था, आज वो फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट करने की बात कर रहा है। जो देश अपनी करेंसी बचाने के लिए सोना गिरवी रखता था, आज उसका यूपीई दुनिया अपना रही है। लेकिन दोस्तों, एक कड़वा सच बताऊं, भारत तो ग्रो करेगा, लेकिन क्या आप ग्रो करेंगे? मार्केट इंडेक्स 50,000 से 1 लाख हो जाएगा, लेकिन कई इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुरानी कहानियों में पैसा लगा रहे हैं, जबकि पैसा भविष्य में बनता है। अगले कुछ मिनट में आपका ध्यान स्टॉक्स के भाव से हटाकर बिजनेस की वैल्यू पर ले जाना चाहता हूँ। आज हम 10 ऐसे मेगा ट्रेंड्स को डिकोड करेंगे जो 2030 के भारत को परिभाषित करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन गहरा है, इसलिए नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। यह निवेश इन हिंदी है और यहाँ हम हवाई बातें नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और स्वागत है आपके अपने चैनल निवेश इन हिंदी पर, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं। थीम नंबर 1, द मैन्युफैक्चरिंग रेनेसेंस सेमीकंडक्टर EMS। पहला बड़ा थीम है चाइना +1 और भारत की मैन्युफैक्चरिंग रेनेसांस। दुनिया को समझ आ गया है कि वो फैक्ट्री के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं रह सकती, और चीन का विकल्प कौन है? सिर्फ भारत। लेकिन यहाँ आपको स्मार्ट बनना है। टेक्सटाइल या पुराने मैन्युफैक्चरिंग में उतना पैसा नहीं है। असली पैसा है EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सेमीकंडक्टर्स में। सरकार की PLI स्कीम्स देखिए, लाखों करोड़ रुपए इंसेंटिव में दिए जा रहे हैं। कुछ इन्वेस्टेबल चेकलिस्ट है जिसे ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे स्केलेबिलिटी, क्या कंपनी एप्पल या सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स के लिए काम कर रही है। सेकंड, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, क्या वो सिर्फ असेंबल कर रहे हैं या कंपोनेंट भी बना रहे हैं। थर्ड, केपेक्स, क्या वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। 2030 तक भारत दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनना चाहता है। जो कंपनियां मोबाइल, EV और चिप्स को असेंबल करेंगी या ऑसेट बिजनेस यानी उनकी टेस्टिंग करेंगी, वो कंपनियां 100 गुना बड़ी हो सकती हैं। ढूंढिए उन कंपनियों को जो इस इकोसिस्टम की फॉक्सकॉन बनना चाहती हैं। थीम नंबर 2, डिफेंस, फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। बचपन से हम सुनते आए हैं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यानी इंपोर्टर है। 2030 में यह हेडलाइन बदल जाएगी। सरकार ने 100 से ज्यादा डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब समझते हैं, वो सारा ऑर्डर, वो सारा पैसा अब भारतीय कंपनियों को मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क है। डिफेंस पूरी तरह सरकार पर निर्भर है, इसलिए इसमें पैसा लगाने का सही तरीका क्या है? उन कंपनियों को देखिए जो R&D पर खर्च करती हैं, जो सिर्फ लाइसेंस लेकर नहीं बनाती, खुद की टेक्नोलॉजी बनाती हैं। कंपनी का एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक देखें, यानी जिनका माल सिर्फ भारत सरकार नहीं बल्कि दूसरे देश भी खरीद रहे हैं, जैसे आर्मेनिया, फिलीपींस। दोस्तों, ड्रोन्स, एक्सप्लोसिव्स, रेडार्स और स्पेस टेक, ये वो सब सेक्टर्स हैं जहां मल्टी बैगर अवसर छिपे हैं। PSUs अच्छे हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स में इनोवेशन की रफ्तार तेज है। दोनों पर नजर रखिए। थीम नंबर 3, द कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर साइकिल। 2003 से 2008 का बुल रन याद है? वो चला था इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स के दम पर। वही साइकिल अब 2024 से 2030 में वापस आ रही है। सड़कें, रेलवे, मेट्रो, वंदे भारत, वाटरवेज। भारत एक कंस्ट्रक्शन साइट बन चुका है। इन्वेस्टर अक्सर गलती क्या करते हैं? वो सीधे रोड बनाने वाली यानी EPC कंपनी खरीद लेते हैं। लेकिन EPC बिजनेस में मार्जिन कम होता है और कर्ज यानी डेप्ट ज्यादा। स्मार्ट इन्वेस्टर खरीदता है कैपिटल गुड्स और कंज्यूमेबल्स बनाने वाली कंपनियां। फोकस कीजिए इनेबलर्स पर, वो कंपनियां जो मशीनें बनाती हैं, जो बेयरिंग बनाती हैं, जो केबल्स बनाती हैं। चाहे रोड कोई भी बनाए, मशीन तो इन्हीं की बिकेगी। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सी प्लेयर। थीम नंबर 4, एनर्जी ट्रांसिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर। दोस्तों, एनर्जी सेक्टर में एक बड़ी क्रांति आ रही है। थर्मल पावर यानी कोयला से हम रिन्यूएबल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। PM मोदी का टारगेट है 2030 तक 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन याद रहे, यहाँ भीड़ बहुत है। हर कोई ग्रीन एनर्जी की बात कर रहा है, आपको भीड़ से अलग सोचना है। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? स्टोरेज यानी भंडारण। सूरज रात में नहीं चमकता, हवा हमेशा नहीं चलती। इसीलिए 2030 के स्टार्स वो होंगे जो बैटरी स्टोरेज यानी BESS पर काम कर रही हैं, जो पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर्स और ग्रिड मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। बिजली बनाने से ज्यादा पैसा बिजली को स्टोर करने और मैनेज करने में बनेगा। थीम नंबर 5, रेलवेज रेवोल्यूशन। रेलवे को अक्सर लोग धीमा हाथी मानते थे, लेकिन अब ये हाथी दौड़ रहा है। रेलवे का बजट जो कभी 50-60 हजार करोड़ होता था, अब 2.5 लाख करोड़ पार कर चुका है। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करनी है। दोस्तों, यहाँ 3 बड़े मौके हैं। पहला, रोलिंग स्टॉक यानी जो वैगन्स और कोच बना रहे हैं। दूसरा, सिग्नलिंग एंड टेक्नोलॉजी
यानी टक्कर रोधी कवच सिस्टम पर काम कर रही है। तीसरा, फाइनेंसिंग, यानी वो कंपनी जो रेलवे प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। रेलवे के स्टॉक भाग चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब तक भारत में मालगाड़ी की रफ्तार और पैसेंजर की सुविधा वर्ल्ड क्लास नहीं होती, यह थीम 2030 तक चलेगी। बाई ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ सबसे कारगर रहेगी। थीम नंबर 6, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। भारत में लोग पहले पैसा रखते थे गोल्ड में या एफडी में, अब पैसा आ रहा है इक्विटीज और म्यूचुअल फंड्स में। हर महीने सिप का आंकड़ा नया रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। दोस्तों, इस बाढ़ यानी लिक्विडिटी का फायदा किसे मिलेगा? उन कंपनियों को जो इस सिस्टम की गेट कीपर्स हैं, जैसे एक्सचेंजेस जहां ट्रेडिंग होती है, जैसे डिपॉजिटरीज जहां शेयर रखे जाते हैं, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स एएमसीज जो पैसा मैनेज करती हैं, जैसे ब्रोकर्स जो अकाउंट खोलते हैं। याद रहे दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जहां ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, खर्चा फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे मुनाफा एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा। यह मेरे पसंदीदा सेक्टर्स में से एक है, क्योंकि यहाँ कर्ज यानी डेट न के बराबर होता है। थीम नंबर 7, कंजम्पशन प्रीमियमाइजेशन। भारत में दो तरह की कंजम्पशन स्टोरी चल रही है। एक है बेसिक कंजम्पशन, जैसे साबुन, तेल, मंजन, जो धीरे बढ़ रहा है। दूसरी है प्रीमियमाइजेशन, जैसे महंगी गाड़ियां, घड़ियां, ट्रैवल, लग्जरी घर, जो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। दोस्तों, डेटा देखिए, 10 लाख की कारें कम बिक रही हैं, लेकिन 20 लाख की एसयूवी की वेटिंग लिस्ट है। इन्वेस्टर के तौर पर उन कंपनियों को पकड़िए जो एस्पायरिंग इंडिया को टारगेट कर रही हैं, जैसे QSR पिज्जा, बर्गर्स, ज्वेलरी चेन्स, प्रीमियम होटल्स एंड ट्रैवल, लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर्स। जैसे जैसे भारत की पर कैपिटा इनकम $2,500 से $5,000 की तरफ जाएगी 2030 तक, डिस्क्रेशनरी स्पेंड यानी शौक पर खर्च कई गुना बढ़ेगा। ब्रांड वैल्यू वाली कंपनियों में ही पैसा लगाइएगा। थीम नंबर 8, स्पेशलिटी केमिकल्स 2.0। दोस्तों, केमिकल सेक्टर पिछले 2 साल से मंदी यानी डाउनटर्न में है, और एक कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर के लिए यही सबसे बड़ा मौका है। चीन में पर्यावरण नियम सख्त हो रहे हैं, यूरोप में एनर्जी महंगी हो रही है। घूम फिर कर केमिकल बनाने के लिए दुनिया भारत आएगी, लेकिन कमोडिटी केमिकल नहीं। ढूंढिए स्पेशलिटी केमिकल्स और CDMO मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, खासकर वो जो फार्मा इंटरमीडिएट्स बनाती हों, जो एग्रोकेम में नई टेक्नोलॉजी ला रही हों, जो EV बैटरीज के लिए केमिकल्स बना रही हों। साइकिल मुड़ने का इंतजार कीजिए। 2026 से 2030 केमिकल सेक्टर की वापसी का दौर होगा। थीम नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, ER&D। IT सर्विस सेक्टर जैसे TCS, इन्फोसिस ने पिछले 20 साल पैसा बनाया, लेकिन अगला 10 साल ER&D इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट का है। अब हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे, हम दुनिया की गाड़ियां डिजाइन कर रहे हैं, एरोप्लेन के इंजन डिजाइन कर रहे हैं। दोस्तों, AI एक खतरा भी है और अवसर भी। जो 8 कंपनियां पुरानी कोडिंग पर टिकी हैं, वो खत्म हो सकती है, लेकिन जो कंपनियां डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और AI प्लेटफॉर्म्स बना रही हैं, वो राज करेंगी। नजर रखिए KPIT, टाटा एलेक्सी, साइंट जैसी कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर। डिस्क्लेमर, नाम सिर्फ उदाहरण के लिए है। थीम नंबर 10, हॉस्पिटैलिटी एंड मेडिकल टूरिज्म। दोस्तों, कोविड के बाद हेल्थ अवेयरनेस बदली है। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो है ही, अब हम हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड बन रहे हैं। मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यहाँ तक कि UK से लोग सर्जरी कराने भारत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट 1/10 है और क्वालिटी वर्ल्ड क्लास। हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक्स चेन, ये बहुत ही स्टिकी बिजनेस है। एक बार अस्पताल बन गया तो वो अगले 50 साल तक कैश मशीन बनकर रहता है। ऑर्गेनाइज्ड चेन्स जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में विस्तार कर रही हैं, वो लॉन्ग टर्म विनर्स होंगी। स्ट्रैटेजी, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे वो 10 स्तंभ या पिलर्स जिन पर 2030 का भारत खड़ा होगा। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि मैं शुरुआत कैसे करूं? एक कोर एंड सैटेलाइट स्ट्रेटेजी अपनाइए। 50-60% पैसा मार्केट लीडर्स में लगाएं, जैसे लार्ज कैप, इंडेक्स और फ्लेक्सी कैप, ये सुरक्षा देंगे। 30-40% पैसा इन थीम्स के इमर्जिंग लीडर्स, मिड एंड स्मॉल कैप में। ये वो सैटेलाइट हैं जो आपको अल्फा यानी हाई रिटर्न्स देंगे। और याद रखिए, थीम सही हो सकती है, लेकिन अगर आपने बहुत महंगे वैल्यूएशन यानी हाई PE पर शेयर खरीदा तो रिटर्न नहीं बनेगा। इसीलिए करेक्शन का इंतजार करें, गिरावट में डरे नहीं, बल्कि अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार रखें। 2030 में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको यह अफसोस नहीं होना चाहिए कि मौका सामने था और मैं डर गया। भारत पर भरोसा रखिए, अपनी रिसर्च पर भरोसा रखिए, क्योंकि सही सोच ही सही निवेश है और उसी से बनेगा मजबूत भविष्य। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने की नई दिशा दी है तो सब्सक्राइब करना न भूलें निवेश इन हिंदी को। कमेंट में जय हिंद या इंडिया 2030 जरूर लिखें। मैं हूं कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।